हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस। तो आज हम अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इस वीडियो में। तो जो पहले टॉपिक हम कर चुके हैं वो आपकी रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस है, जो टेम्परेचर के साथ वो पढ़ा था हमने, रिलेशन उनके बीच में। अब हम करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक आता है हमारा नॉन ओमिक डिवाइसेस, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ जिसको हम बोलते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेज, नॉन ओमिक डिवाइसेज, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये डिवाइसेज क्या है, नॉन ओमिक है। इसका मतलब क्या है, जो आपके ओम्स लॉ को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ को जो ओबे नहीं करते उन डिवाइसेज को हम क्या बोलते हैं, आपके नॉन ओमिक डिवाइसेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जैसे वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, जो वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, या हम क्या बात करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड की बात करते हैं, ठीक है, जो 9th यूनिट में आएगा हमारी। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, ठीक है, या आप ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं, जो आपका क्या आएगा 9th यूनिट में ही आएगा, ट्रांजिस्टर्स भी। ठीक है, तो ये सभी आपके डिवाइसेज है जो वो क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं। इसका मतलब इनके लिए जो वी आई ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है, वी आई ग्राफ है जो वो जो हम बनाते हैं, तो वो क्या बनता है, नॉन लीनियर बनता है। कैसा बनता है, नॉन लीनियर बनता है। जैसे हमने पीछे बनाया था ओम्स लॉ के लिए, तो वो लीनियर ग्राफ आया था, लेकिन यहाँ पर वो क्या बनता है, नॉन लीनियर बनता है। तो इसका मतलब इस तरह का ग्राफ है जो कुछ बनता है, जो आपका इस तरह से आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए था जो, तो वो ग्राफ इस तरह से आपका बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन ओमिक डिवाइस है, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नॉन लीनियर ग्राफ मतलब इसका ये बना हुआ है। और नंबर 2, आपका जो डिवाइसेज हैं ये, इनके बीच में अगर वी आई जो रिलेशन है जो डिपेंड करता है ऑन द साइन ऑफ पोटेंशियल। अगर आपका आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्टेन वैल्यू वी के लिए, तो जो रिवर्सिंग करंट, रिवर्स डायरेक्शन में जो पोटेंशियल आएगा, अगर हम उसको क्या करें, फिक्स करें, अगर हम उसको क्या करें, फिक्स करें, ठीक है, तो आपका ये डज नॉट प्रोड्यूस ए करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन आई, सेम मैग्नीट्यूड आई इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि क्या है कि एक पोटेंशियल हमने ले लिया, और अगर उसकी रिवर्स डायरेक्शन हम देखें पोटेंशियल की, तो जितना करंट पहले पोटेंशियल के लिए आया था, अब उतना करंट दोबारा से उसी पोटेंशियल के लिए, सेम पोटेंशियल के लिए रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से भी इनको ओमिक बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं हम, ये आपकी पोटेंशियल एक्सिस है, ये आपकी करंट एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जैसे हमने इसमें इधर देखा कि आपका जो करंट था वो इस तरह से आ रहा था जब पोटेंशियल को चेंज कर रहे थे, अब इतना ही सेम करंट आपका रिवर्स डायरेक्शन में है जो वो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको क्या है, जो ये ग्राफ है ये बता रहा है कि सेम पोटेंशियल के लिए रिवर्स डायरेक्शन में आपकी जो करंट है जो सेम नहीं होगा। दैट्स वाई आपको इनको क्या बोला जाता है, नॉन ओमिक डिवाइसेज बोला जाता है। क्योंकि अगर ये ओमिक होते तो रिवर्स डायरेक्शन में भी उतना ही करंट फ्लो करता जितना कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब बात आती है जो रिलेशन होता है वी आई का बीच में, तो वो यूनिक नहीं है। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पे, हर एक वोल्टेज के लिए, कोई भी वोल्टेज जब वेरी कर रही है तो उस पे अलग अलग वोल्टेज पे करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही थी। लेकिन इनके बीच में अगर हम ग्राफ बना के दिखाएं एक, तो जो आपकी वैल्यू है करंट की वैल्यू जो, ठीक है, तो आपका डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे क्या होती है, सेम आ रही थी कहीं। ठीक है, जब ये वैरी करता है ना इस तरह से, तो ये पोटेंशियल है, ये करंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह से अगर हम देखें तो इस पोजीशन पर आपकी जो करंट की वैल्यू है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर में मैक्सिमम के लिए इधर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी इतना ही आपका करंट है जो आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे, पोटेंशियल के दोनों पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। मतलब आना चाहिए था क्या कि अलग अलग आपकी जो पोटेंशियल है, अलग अलग करंट आना चाहिए था अलग अलग पोटेंशियल के लिए। लेकिन यहाँ पर दो पोटेंशियल हैं जो वो आपकी क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन करंट क्या आ रहा है वहाँ पर, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी आपका इनको नॉन ओमिक डिवाइसेज बोला जाता है। ये चीज़ें कब होती हैं, जब गैलियम आर्सेनाइड के एक सेमीकंडक्टर है जो हम यूज़ करते हैं इसको फॉर्म करने के लिए, एलईडी फॉर्म करने के लिए, इनकी एलईडी बनाने के लिए। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड।
ठीक है। इन एलईडीज को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे जब हम 9th यूनिट करेंगे, उसके सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है। उसमें अच्छी तरह से इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब क्या है कि करंट पास करो, उसमें से लाइट है जो इमिट होगी, ठीक है। डायोड के अंदर से जैसे आप वोल्टेज अप्लाई कराओगे उसमें तो आपकी लाइट है जो वो मिलती है, ठीक है। तो लाइट इमिट करते हैं तो इसलिए उसको लाइट इमिटिंग डायोड है जो वो बोला जाता है। क्लियर है जी, ठीक है। तो इनको या मतलब आपने यहाँ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं कि आपकी किस तरह से नॉन ओमिक डिवाइसेस वर्क करते हैं या कैसे वो मतलब क्या होते हैं वो और कौन कौन सी कंडीशन होती है उनके लिए। अब नेक्स्ट आता है जी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर ये भी एक डिवाइस का ही नाम है और ये काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसमें रेजिस्टिविटी चेंज होती है ना, जब एकदम से रैपिडली चेंज करती है चेंज इन टेम्परेचर में, यानी कि जब हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी रैपिडली चेंज होती है। रैपिड चेंज का मतलब क्या होता है, एकदम से होने वाला चेंज, ठीक है। एकदम से होने वाला चेंज है जो मतलब थोड़ा सा भी स्मॉल टेम्परेचर आपने क्या किया, चेंज किया, डिफरेंस लिया तो एकदम से उसकी रेजिस्टिविटी क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। तो अगर हम सिंबल देखें तो जो हमारा एक थर्मिस्टर होता है उसका जो सिंबल है वो इस तरह का है अभी, ठीक है। इस तरह का जो सिंबल है वो थर्मिस्टर का होता है। थर्मिस्टर का साइज है जो वो स्मॉल होता है, ठीक है। ये प्रिपेयर्ड किया जाता है मेटल के ऑक्साइड से, जैसे निकल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट वगैरह के ऑक्साइड से ये मिलकर बनाया जाता है। इसके जो बीड्स या डिस्क या जो रोड्स वगैरह है जो वो बनाई जाती हैं इससे, ठीक है। इनकी और जो पेयर ऑफ लीड्स होती है जो इसमें पेयर ऑफ लीड्स होती हैं जो प्लेटिनम की होती हैं वो अटैच की जाती हैं इसके दोनों एंड्स पर, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो सो दैट हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो वो बना सकते हैं। और इसको एक आपका ग्लास बल्ब के अंदर, क्या छोटे से ग्लास बल्ब के अंदर क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये यूज़ किया जाता है बहुत सारी ओवर हाई टेम्परेचर रेंज पे या वाइड टेम्परेचर रेंज पे, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस जो लाई करती है 0.1 ओम से लेके आपका 10⁻⁷ ओम तक भी, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस मतलब वो इसमें देखने को मिलती है हमें। ये आपका क्या करता है, डिफर करता है फ्रॉम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से डिफर करता है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा है जो वो क्या होता है अभी बहुत हाई होता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी का है वो आपका क्या होता है, दोनों होते हैं, उसमें पॉजिटिव भी होता है और वो नेगेटिव भी होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, यानी कि दोनों तरह के बिहेवियर ये यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। जो अल्फा है वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इस वजह से इन दो फैक्टर्स की वजह से वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस से काफ़ी डिफर है, यानी कि अलग है। अब थर्मिस्टर की एप्लीकेशन है जो वो क्या क्या है, देखिए जो थर्मिस्टर है वो स्मॉल लो टेम्परेचर जब आपकी मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये छोटे स्मॉल चेंज को, टेम्परेचर का जो स्मॉल चेंज होता है उसको भी क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये मेजर कर सकता है जो वो 10⁻³ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे टीवी सेट्स होते हैं उनके अंदर ये सेफ गार्ड का काम करता है। जो फिलामेंट होता है पिक्चर ट्यूब का, जो पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है जो किसका भी, पिक्चर ट्यूब का, ठीक है, उसके लिए सेफ गार्ड का ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। यानी कि जो जैसे कई बार क्या होता है कि वोल्टेज जो ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है तो वहाँ पर उसकी सेफ्टी गार्ड के फॉर्म में ये यूज किया जाता है। ये इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है जो इंडस्ट्री की, जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं तो उसकी जो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है उसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें उसके बाद ये जो आपका वाइंडिंग की जो प्रोटेक्शन होती है, जैसे जनरेटर वगैरह या ट्रांसफार्मर वगैरह या मोटर्स वगैरह, ठीक है, तो उनकी वाइंडिंग प्रोटेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, वाइंडिंग प्रोटेक्टर, यानी कि वाइंडिंग है जो उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें जनरेटर वगैरह होते हैं जैसे, ठीक है, या फिर आपके क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, या फिर आपके क्या होते हैं, मोटर्स जो होती हैं उनके अंदर ये यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टर के फॉर्म में। ये ज़्यादातर आपका यूज किया जाता है जो वोल्टेज सब्लिमेशन के लिए यूज किया जाता है या रिमोट सेंसिंग के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के अंदर या वोल्टेज सब्लिमेशन के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर दी वोल्टेज
दीज आर यूज्ड फॉर दी वोल्टेज सब्लिमेशन एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर कंडक्टिविटी। क्या आता है, सुपर कंडक्टिविटी। अब देखिए सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। सुपर कंडक्टिविटी का नाम से हमें कुछ पता लग रहा है कि क्या होगा, सुपर कंडक्टर होगा। सुपर कंडक्टर मतलब जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को एकदम से मतलब कि क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी को जिसके अंदर अलॉय होते हैं या अलॉय के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो, ठीक है, वो जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। यानी कि जो मटेरियल्स या कंडक्टर्स लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, जीरो रेजिस्टेंस है जो, ठीक है, वो आपके क्या करते हैं, होल्ड करें। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस है जो वो शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भी, आपके सुपर कंडक्टर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उन कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जो आपका फिनोमिना होता है ये, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। तो एक प्रोफेसर के ओन्स, जिसने 1911 में इसकी डिस्कवरी की थी, कि उसने कुछ मेटल्स को, सर्टेन मेटल्स को और अलॉय को लो टेम्परेचर पर जब रखा तो उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस जो लूज करनी शुरू कर दी और वो क्या बढ़ गई, जीरो बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करवाया जाता है तो रेजिस्टेंस है जो किसी मटीरियल की वो डिक्रीज करती है, और जो टेम्परेचर है जो आपका एक सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच जाता है जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस है जो वो क्या होती है, बिकम्स जीरो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मरकरी की बात करूं तो आप ये ध्यान से पढ़ना, ये एग्जांपल है तो ध्यान से सुनना। मरकरी, जो हमारा मरकरी होता है वो क्या करता है, बिलो दी 4.2 केल्विन, बिलो दी 4.2 केल्विन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मैं TC लिख रहा हूँ इसको, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर पर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है। उसके बाद अगर मैं लेड की बात करूं, PB की, तो उसके लिए 7.25 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि इस टेम्परेचर पर वो क्या कर देता है, अपने रेजिस्टेंस को जीरो कर देता है। ठीक है, उसके बाद नियोबियम होता है एक, नियोबियम, उसके लिए कंडक्टर के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 9.25 केल्विन होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर आपका होता है इसमें, ठीक है, ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर है जो, वो कितना होता है, 9.25 होता है। तो इस टेम्परेचर पर आने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो करंट इसमें सेटअप होता है, यानी कि करंट एकदम से सेटअप होता है जो इसमें, वो एक क्लोज्ड रिंग के अंदर या सुपर कंडक्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल है जो कोई भी, उसके क्लोज्ड रिंग के अंदर, तो वो लगातार कंटिन्यू करता रहता है फॉर दी सेवरल वीक्स आफ्टर द सोर्स ऑफ EMF हैज बीन विड्रॉन। यानी कि अगर हम क्या कर देते हैं, उसके लिए जो सोर्स लिया था हमने, ठीक है, करंट का जो सोर्स लिया था उसको हटा भी देते हैं, तब भी उस सुपर कंडक्टर के अंदर, उस रिंग के अंदर करंट है जो कई वीक तक, कई सप्ताहों तक लगातार कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जो हम एक सुपर कंडक्टर लेते हैं उसके बीच में अगर टेम्परेचर और उसकी रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाए, ठीक है, तो वो किस तरह का बनेगा, देखिए क्या होगा, कुछ टेम्परेचर है जो उसके ऊपर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस है जो इस तरह से आपकी ग्राफ है जो शो करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो। तो ये कुछ टेम्परेचर होगा जो लो टेम्परेचर होगा जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं।
अब सुपर कंडक्टिविटी का कोज क्या है, देखिए अब हमने क्या कहा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही रीच होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही रीच होता है सुपर कंडक्टर के अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो वो आपके क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं और कोरेंट हो जाते हैं। फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट या कोरेंट है जो वो हो जाते हैं। और जो आयोनिक वाइब्रेशन है जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं मेटल्स के अंदर, वो क्या हो जाती है आपकी, अनेबल करते हैं टू डिफ्लेक्ट दीज कोरेंट और कोऑपरेटिव क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो कोरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो, ठीक है, वो कोई भी कोलिजन आयंस के साथ नहीं दिखाएगा। मतलब कि वो क्या कर देंगे, उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो कोरेंट जो आपके मतलब कि आयन जिसमें बनेंगे तो वो आयनिक वाइब्रेशन होगी, तो वो आयनिक वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जैसे आयनिक वाइब्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनके साथ वो क्या नहीं दिखाएंगे, कोई भी कोलिजन नहीं दिखाएंगे। अगर कोलिजन नहीं दिखाया तो इसका मतलब वो फ्रीली क्या हो रहे हैं, वहाँ से पास आउट हो रहे हैं, तो कोई रेजिस्टेंस उसको ऑफर नहीं हो रही है। ठीक है, दैट्स वाई आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है, कुछ लो टेम्परेचर के ऊपर होता है कुछ मटेरियल्स के लिए, तो उन मटेरियल्स को तो सुपर कंडक्टर बोला जाता है और उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर रखा है। ठीक है, यानी कि वो वर्क कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि रूम टेम्परेचर हमारा 25 या 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ठीक है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर वो क्या कर दें, सुपर कंडक्टर बना दें। अभी तक उनकी सर्च चली हुई है, वो पार्शियली क्या हुए हैं, सक्सेस हुए हैं उसमें। ठीक है, पार्शियली क्या हुआ है, सक्सेस हुए हैं, यानी कि अभी तक उनको पूरी तरह से कंप्लीट सक्सेस नहीं मिली है। ठीक है, अब कुछ और क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे आपके 125 केल्विन तक, 125 केल्विन तक कुछ सुपर कंडक्टर्स हैं जो वो बने होते हैं, तो उनमें क्या है आपका Bi2, Ca2, Sr2, Cu3O10 है। तो इसके लिए आपका कितना होता है, 105 केल्विन पे। ठीक है, तो ये एक सुपर कंडक्टर का काम करता है। Tl2, Ca2, Ba2, Cu3O10 ये आपका 125 केल्विन पे क्या करता है, सुपर कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि इतने टेम्परेचर तक तो हम क्या कर सके हैं, पहुंच चुके हैं जहां पर आपके सुपर कंडक्टर आपके बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कर सकते हैं सुपर कंडक्टर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, Bi बिस्मुथ, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंटियम। ठीक है, Sr का होता है स्ट्रोंटियम, Sr क्या है, स्ट्रोंटियम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, कॉपर, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका Tl है जो, इसको क्या बोलते हैं, Tl को थैलियम, क्या बोलेंगे, इसको थैलियम बोलेंगे। ठीक है, आगे आपका कैल्शियम, बैरियम, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन। तो ये क्या है आपके इस रेंज के ऊपर क्या बोलते हैं, ये मतलब कि आपका सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करते हैं, अभी सुपर कंडक्टर का काम करेंगे। अब उसके बाद हमारा इसमें आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशंस है जो, ये कहाँ कहाँ पर आपके यूज किए जाते हैं, मतलब कि एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशंस में अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो वो क्या बनते हैं, करंट पास करने पर बनते हैं। तो अगर हम हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल पहले करते हैं आपका मटेरियल साइंस की रिसर्च के अंदर, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, जहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं आपके हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोड्यूस करने के लिए, हाई स्पीड कंप्यूटर है जो वो प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जैसे हमने एकदम से क्लिक किया तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही, कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये आपकी क्या होगी, प्रोसेसिंग है जो कंप्लीट भी होगी और आपको रिजल्ट भी मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर्स जो है आपके तैयार करने में यूज किए जाते हैं। सुपर कंडक्टर जो वो यूज किए जाते हैं आपके ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, उसमें भी आपके क्या होते हैं, ये सुपर कंडक्टर यूज किए जाते हैं, पावर। तो रूम टेम्परेचर पे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साइंटिस्टों की सर्च है जो वो जारी है, ताकि रूम टेम्परेचर पे वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्लो करवा सकें। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी आपका इसमें हम आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं, मीजनर इफेक्ट। देखिए मीजनर इफेक्ट क्या होता है, तो मीजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि एट या बिलो दी ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इससे कम हो,
ठीक है, बिलो दी ट्रांजिशन टेम्परेचर देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सुपर कंडक्टर व्हेन द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो वो क्या करती हैं, पुश्ड आउट करती हैं। दिस इज फाउंडेड बाय दी मीजनर्स एंड दी ऑर्सन फोल्ड, ठीक है, 1931 में। तो ये 1931 में आपका मीजनर के द्वारा क्या किया गया था, आपका डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए नाम उसके नाम पर इसका इफेक्ट रख दिया गया, मीजनर इफेक्ट। इसमें होता क्या है, देखिए, जब टेम्परेचर है जो आपका ग्रेटर देन आपका क्रिटिकल टेम्परेचर हो, तो अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इस तरह से आपकी इसमें से पास आउट करती है। ठीक है, अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं उसके लिए, अगर वो क्या है, लेस देन है टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है, तो अब उसमें अगर जैसे हमने एक कंडक्टर ले लिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इसके यहाँ से आएंगी तो वो क्या करती हैं, पुश्ड आउट, यानी कि बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं और इस तरह से क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, ऐसे आपकी क्या करती हैं वो, मतलब कि यहाँ से पुश्ड आउट होती हैं और उसके बाद इस तरह से आपकी क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। तो उसने इसके बारे में बताया था। तो ये ज़्यादा इतना फाइनल एग्जाम्स वगैरह के लिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इनसाइड द सुपर कंडक्टर, ठीक है, जब स्पेसिमेन प्लेस्ड किया जाता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या कर दी जाती है, पुश्ड आउट कर दी जाती है, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जो वहाँ पर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर क्या होगा, बिलो होगा किससे भी, क्रिटिकल टेम्परेचर से। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं आज, सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, चाहे आपकी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था आपका जो इसमें, या फिर जैसे लास्ट में हमने पढ़ा मीजर इफेक्ट, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तो आपका जो आपका इसमें था सुपर कंडक्टर से पहले जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो वो टॉपिक्स हैं जो उनके अंदर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट आपके थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, या फिर आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों, ये तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको फाइनल एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन है जो 1 या 2 मार्क्स का जो मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड बाय। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और इसको लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स। हैव ए नाइस डे।